हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 1 जो कि रियल नंबर्स है उसके एक्सरसाइज 1.3 का फुल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। बेसिकली इस एक्सरसाइज में हमें इर्रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ना है। तो याद करिए कि सबसे पहले आपने इर्रेशनल नंबर्स को कब सुना था, कब इसके बारे में बात की थी। तो जब हम क्लास 9th में थे तो वहाँ पे पहले चैप्टर जो कि नंबर सिस्टम था उसमें हमने इर्रेशनल नंबर्स के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा था। हमने इर्रेशनल नंबर्स के डेफिनेशंस को जाना था, हमने इर्रेशनल नंबर्स के प्रॉपर्टीज़ को जाना था, हमने इर्रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीखा था और हमने इर्रेशनल नंबर्स और रेशनल नंबर्स का ऑपरेशंस भी किया था, जिसमें हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, यहाँ तक कि हमने रेशनलाइजेशन भी किया था। तो बेसिकली इस चैप्टर में जो ये पार्टिकुलर एक्सरसाइज है इसमें हम इर्रेशनल नंबर्स के बारे में क्या जानने वाले हैं। तो इस एक्सरसाइज में हम इर्रेशनल नंबर्स की इर्रेशनलिटी प्रूफ करेंगे, यानी इर्रेशनल नंबर को कैसे हम प्रूफ करते हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो इसको शुरू करने से पहले जो हमने क्लास 9th में पढ़ा था नंबर सिस्टम में उसको ब्रीफ में एक्सप्लेन करते हैं और फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम रेशनल नंबर से शुरू करेंगे। तो रेशनल नंबर किसको कहते हैं आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि जिस नंबर को हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं वो क्या कहलाता है, वो आपको रेशनल नंबर होता है। जैसे रेशनल नंबर हमने क्या बोला कि जिसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ Q जो होगा वो कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। यानी ऐसे भी आप जानते हैं कि डिनोमिनेटर कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता है और ये जो P और Q होंगे वो क्या होंगे, वो आपको इंटीजर्स होंगे। तो ये हमने रेशनल नंबर के बारे में जाना था। और इर्रेशनल नंबर का जो सिंपल डेफिनेशन था वो ये था कि इर्रेशनल नंबर जो है वो कभी भी P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं हम उसे, यानी इर्रेशनल नंबर जो होंगे उसे हम कभी भी P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब अब शुरू कर रहे हैं तो हम ब्रीफ में थोड़ा सा इसको देखते हैं कि आखिर रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर में क्या रिलेशन है और बेसिक चीज़ें क्या होती हैं। जैसे इंटीजर्स क्या हो गए और जो सबसे पहले होल नंबर, नेचुरल नंबर, इन सब चीज़ों को बहुत कम समय में हम इसको थोड़ा सा ब्रीफ में एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे बहुत ध्यान से देखिए, हम रियल नंबर्स के बारे में हमने जब पढ़ा था तो याद करिए कि रियल नंबर्स को हम सिर्फ दो तरीक़ों से जानते हैं। यानी रियल नंबर्स जो हैं वो आपको दो तरीके से आपके सामने आ सकते हैं। और ध्यान से देखिए, एक तो हो सकता है कि वो बिना डेसिमल का हो, ठीक है, विदाउट डेसिमल। एक ये हो सकता है कि वो बिना डेसिमल का, उसमें डेसिमल ही ना हो। और दूसरा जो हो सकता है वो विथ डेसिमल हो, यानी डेसिमल के साथ हो। ठीक है, तो याद करिए कि बिना डेसिमल के कौन कौन नंबर्स हो सकते हैं। बहुत ध्यान से देखिए, बिना डेसिमल के आपको इंटीजर्स हो सकते हैं। ठीक है, इंटीजर्स में क्या, बहुत ध्यान से देखिए, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ये पॉजिटिव इन्फिनिटी तक और ये नेगेटिव इन्फिनिटी तक। इसमें क्या था, ये जो निगेटिव वाला नंबर था उसे हम लोग क्या बोलते थे, उसे बोलते थे निगेटिव इंटीजर। ज़ीरो को क्या बोलते थे, बहुत ध्यान से देखिए, ज़ीरो इंटीजर। और ये पॉजिटिव वाले को क्या बोलते थे, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, और इसी पॉजिटिव इंटीजर को हम एक और नाम से जानते थे, याद करिए, क्या, नेचुरल नंबर या फिर काउंटिंग नंबर। ये क्या रहा, ये आपका नेचुरल नंबर हुआ, नेचुरल नंबर या फिर काउंटिंग नंबर। ठीक है, और जब इसी में हम ज़ीरो को ऐड कर देंगे तो वो क्या बन जाता था, वो बन जाता था आपको होल नंबर। क्लियर है, आगे की तरफ देखते हैं। और ये सब जो था निगेटिव इंटीजर था। ठीक, ये तो हो गए आपको विदाउट डेसिमल के। और अगर डेसिमल को हम इंक्लूड कर लेते हैं तो वो जो नंबर बनेंगे, देखिए डेसिमल, हम बेसिकली 3 तरह के नंबर्स हमारे सामने आते हैं। वो ये हो सकता है, आपको बहुत ध्यान से देखिए कि कोई नंबर हमारे पास है, मान लीजिए 2.125। यहाँ क्या हुआ, पॉइंट के कुछ डिजिट के बाद ये नंबर पूरी तरह से ख़त्म हो गया, यानी इसको आगे हम नहीं बढ़ा सकते। तो इस तरह के डेसिमल जो यानी टर्मिनेट कर रहे हैं, ख़त्म हो जा रहे हैं, तो इसे हम लोग बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। वजह हमने बताया क्योंकि ये कुछ डिजिट के बाद पूरी तरह से ख़त्म हो जा रहे हैं। ठीक है, और एक आपको ऐसा नंबर मिलेगा जो क्या होगा कि वो रिपीट करता जाएगा, जैसे 0.3333 एंड सो ऑन, और वो रिपीट करेगा और कभी भी ख़त्म नहीं होगा।
इसका मतलब है कि इन्फिनाइट तक जाएगा, ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा। तो इस तरह के नंबर को हम बोलते हैं, बहुत ध्यान से देखिए, नॉन टर्मिनेटिंग। क्यों? क्योंकि वो आपको कभी ख़त्म नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग। और चूंकि रिपीट हो रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर है? एक और तरह का नंबर होता है, ये क्या होगा कि आपको मान लीजिए 2.1010010001000140 यहाँ पर हो गया एंड डैश डैश डैश। यहाँ ध्यान से देखिए, ये तो पहली बात कि ये ख़त्म नहीं हो रहा है, और दूसरा ये कि ये पॉइंट के बाद जो है वो रिपीट भी नहीं हो रहा है। तो इस तरह का नंबर को हम लोग बोलेंगे क्या? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, और चूंकि रिपीट नहीं हो रहा है तो क्या बोलेंगे इसको? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है? अब कुछ और याद करिए आप कि ये जो दो तरह का नंबर था, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये किस टाइप के नंबर्स का जब हम एक्सपेंशन करते थे तो आता था? याद करिए, ये जो नंबर होता था, बहुत ध्यान से देखिए, ये रेशनल नंबर का होता था। किसका डेसिमल एक्सपेंशन होता था? ये नंबर्स जो होते थे रेशनल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन होते थे। क्लियर है? क्योंकि रेशनल नंबर्स को हम जब आपको क्या करेंगे, डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे, तो या तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। क्लियर है? और ये जो नंबर है जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ये हमेशा किसका आएगा? ये हमेशा आएगा इरेशनल नंबर का। किसके बारे में हमने जाना? इरेशनल नंबर के बारे में। क्योंकि जब इरेशनल नंबर को हम एक्सप्रेस करते हैं डेसिमल एक्सपेंशन में, तो वो हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आता है। क्लियर? तो इस एक्सरसाइज में हम इसी इरेशनल नंबर्स को के साथ डील करने वाले हैं। तो बेसिकली इरेशनल नंबर्स किन किन टाइप्स के हो सकते हैं, अब आप सोचिए। तो इरेशनल नंबर्स को सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि पी अपन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो इरेशनल नंबर्स किन किन टाइप के हो सकते हैं? देखिए बहुत ध्यान से, वो या तो ऐसे होंगे √2, √3, √5, √7, यानी वो नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, इस तरह के हो सकते हैं। और मान लीजिए कैसे हो सकते हैं, वो या तो हो सकते हैं आपको लेट से 1.010010010001 एंड सो ऑन, जो आपको नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्यूरिंग, इस तरह के भी हो सकते हैं। या फिर मान लीजिए वो कैसे हो सकते हैं, वो हो सकते हैं पाई के फॉर्म में, क्योंकि पाई क्या है? पाई इरेशनल नंबर्स है। ठीक? तो इस एक्सरसाइज में हमें क्या जानना है? हमें जानना है कि इस √2 को, यानी ये इरेशनल नंबर है, इसकी इरेशनलिटी कैसे प्रूफ करेंगे? कैसे हम प्रूफ करेंगे कि ये √2 है, इसे इरेशनल क्यों बोला गया है? ठीक है, ये जानेंगे। और कुछ और चीज़ें हमने पढ़ी थी, बहुत ध्यान से देखिए, उसको भी हम रिकॉल कर लेते हैं। हमने कुछ ऑपरेशंस किए थे, किनमें? रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को। तो याद करिए कि इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर को जब हम ऐड करते थे तो हमें क्या मिलता था? हमें हमेशा इरेशनल नंबर मिलता था। ठीक है? अगर हम इरेशनल में से रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते थे तो हमेशा इरेशनल नंबर मिलता था। एक और याद करिए, जब हम रेशनल नंबर में से इरेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते थे तब भी इरेशनल नंबर मिलता था। और याद करिए, उसी तरह रेशनल को अगर हम इरेशनल में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा क्या आएगा? इरेशनल आएगा। लगे हाथ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। मान लीजिए 2 और आपको इरेशनल √2 है और इसमें हमको रेशनल 3 जोड़ना है, तो √2 + 3 आप जानते हैं ये क्या होगा? इरेशनल होगा। अगर मान लीजिए हमको सब्ट्रैक्ट करना है √2 में -3 को, ये भी इरेशनल होगा। अगर हमको रेशनल में दैट्स लेट्स से 3 - √2, ये भी इरेशनल होगा। और अगर मान लीजिए रेशनल को इरेशनल में मल्टीप्लाई करना है, जैसे मान लीजिए 4 में √3 से करना है तो 4√3, तो ये क्या होगा? ये भी आपको इरेशनल होगा। तो ये बेसिक चीज़ें थी जो हमने क्लास 9th में पढ़ी थी। तो इस एक्सरसाइज में हमें इरेशनल नंबर्स के इरेशनलिटी को प्रूफ करना है। तो बहुत ध्यान से देखिए, इसके लिए हम क्या करने वाले हैं? इसके लिए हम फंडामेंटल थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए एक थ्योरम प्रूफ करेंगे। थ्योरम प्रूफ नहीं करेंगे, सिर्फ पढ़ेंगे, क्योंकि थ्योरम प्रूफ करना इंपॉर्टेंट नहीं है। और उस थ्योरम को पढ़ने के बाद हम इसका इस्तेमाल करेंगे इनके इरेशनलिटी को प्रूफ करने के लिए। सबसे पहला काम आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, उसके बाद बढ़ते हैं इस थ्योरम पे। तो थ्योरम देखते हैं। थ्योरम का पहले स्टेटमेंट लिखते हैं, उसके बाद उसको समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ लेट P be a prime number, let P be a prime number and A be a positive integers।
positive integer. If p divides a square, बहुत ध्यान से देखिए, then p divides a also. ये स्टेटमेंट है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट, हमने इसको लिख दिया। क्या है इसको समझते हैं। लेट p बी अ प्राइम नंबर, मान लीजिए कि p एक प्राइम नंबर है एंड a बी अ पॉजिटिव इंटीजर, और a कोई पॉजिटिव इंटीजर है। तो बोल रहा है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक समझने की ज़रूरत है। इफ़ p डिवाइड्स a स्क्वायर, अगर p जो है जिसे हमने प्राइम नंबर माना है वो अगर a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो ये p जो है वो a को भी डिवाइड करेगा। देखिए अभी मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, थोड़ा सा लग रहा होगा हार्ड है, लेकिन ये कुछ नहीं है, बहुत आसान है। क्यों? इसका एग्जांपल लेके समझते हैं। देखिए कितना आसान लगेगा आपको। मान लीजिए p कोई भी प्राइम नंबर है, लेट से हमने 4 ले लिया, ठीक है, तो और एक नंबर ले लिया क्या, 64, जो आपको 8 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो अगर कह रहा है ये कि 4 जो है वो अगर इसको डिवाइड करता है, 64 करेगा ना, 16 4 जा 64 होता है, ये तो क्लियर है। तो इसका ये मतलब है कि ये जो 4 है वो आपको इसको भी डिवाइड करेगा, किसको, 8 को। तो 4 डिवाइड्स 8 आल्सो, ये ऑब्वियस सी बात है, बहुत पहले से हम लोग जानते भी हैं। तो बस यही है, ये दूसरा कुछ नहीं है। तो एक और एग्जांपल लेके समझते हैं। इसका ये मतलब है कि 5 डिवाइड्स, अगर 5 जो है वो 5 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, करेगा ना, यानी 25 को डिवाइड कर रहा है। तो इसका ये मतलब है कि 5 जो है वो आपको 5 को भी डिवाइड करेगा। ये तो और ऑब्वियस सी बात हो गई, ये और आसान हो गया। एक और बात ले लेते हैं हम लोग। मान लीजिए कि लिखा है कि 10 डिवाइड्स 100, यानी 10 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 10 डिवाइड्स व्हाट, 10 आल्सो, यही मतलब हुआ ना। तो इसी थ्योरम का इस्तेमाल हम इरेशनलिटी प्रूफ करने के लिए करने वाले हैं। तो बहुत आसान चीज़ है, आपको आई होप समझ में आया होगा, पहले से भी आप जानते हैं, लेकिन ये एक थ्योरम करके आपको पास दिया गया है और इसे समझने की ज़रूरत है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे और फिर उसके बाद एक्सरसाइज पे प्रोसीड करेंगे। जितने भी प्रकार के एग्जाम्पल्स हमारे बुक में दिए हुए हैं सभी को बारी बारी से करते हैं, उसके बाद फिर एक्सरसाइज पे प्रोसीड करते हैं। तो एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एग्जाम्पल है, प्रूव दैट √2 इज इरेशनल। तो असली चीज़ अब यहाँ से शुरू होती है कि कैसे हम इसे प्रूव करेंगे कि √2 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। हम लोग तो जानते हैं कि √2 इरेशनल है, पर इसको प्रूव कैसे करना है इसे समझना है, और इसके लिए हम इस्तेमाल करने वाले हैं जो थ्योरम हमने पढ़ा अभी उसी को। देखिए बहुत ध्यान से, इसको हम एक मेथड होता है, उसी मेथड से आपको प्रूफ करेंगे। मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन, बहुत ध्यान से देखिए, मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन, मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन, ये कंट्राडिक्शन मेथड से हम प्रूफ करेंगे। ये कंट्राडिक्शन क्या होता है बहुत ध्यान से समझिए। बेसिकली कंट्राडिक्शन कुछ नहीं है। कंट्राडिक्शन जो है, हम किसी चीज़ को एज्यूम करेंगे। मान लीजिए कि यहाँ पर इसी पार्टिकुलर क्वेश्चन को देखिए कि √2 एक इरेशनल नंबर है, ये सब जानते हैं। तो यहाँ पर हम मान लेंगे कि √2 जो है वो क्या है, रेशनल है, ठीक है, और अपने ही बात को गलत साबित कर देंगे। तो वही जो मेथड होता है वो कहलाता है कंट्राडिक्शन मेथड, ठीक है। जैसे आप और भी एग्जांपल ले सकते हैं। मान लीजिए कोई दो दोस्त आपस में बात कर रहे हैं और किसी ने कहा कि 2 + 2 जो होता है वो 4 होता है, और दूसरे ने कहा कि 2 + 2 जो होता है 5 होता है। इसका ये मतलब है कि दोनों के जो बात है उसमें कंट्राडिक्शन है, वो कंट्राडिक्ट कर रहा है, एक का अलग अपना तथ्य है, दूसरे का अलग है, ठीक है। तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, कंट्राडिक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर इसी मेथड का हम इस्तेमाल इस क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए करने वाले हैं, ठीक। तो सबसे पहला इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि √2 जो है वो क्या है, वो रेशनल है, ठीक है, और अपनी ही बात को हम गलत साबित कर देंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई नंबर अगर रेशनल नहीं है तो वो फिर तो इरेशनल है। तो फिर वही काम करने वाले हैं हमेशा यहाँ पर। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि लेट, बहुत ध्यान से देखिए, लेट √2 इज रेशनल नंबर, √2 इज रेशनल। अब बहुत ध्यान से देखिए, अगर √2 जो है वो रेशनल है
तो ऑब्वियस सी बात है कि √2 अगर रेशनल है तो √2 को हम लिख सकते हैं P/Q के फॉर्म में, क्योंकि रेशनल नंबर को P/Q के फॉर्म में लिखते हैं, जहाँ पे क्या होता है कि Q जो होता है वो 0 के इक्वल नहीं होता है। और दूसरी बात सबसे इम्पॉर्टेंट, यहाँ ये जो P और Q होंगे, वेयर P एंड Q आर को प्राइम्स। अब यहाँ पर एक नई बात आई सामने कि ये को प्राइम्स क्या होते हैं, तो बहुत ध्यान से समझिए। को प्राइम्स का मतलब कंसेक्यूटिव प्राइम्स, वो नंबर जिसका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ भी ना हो। बहुत ध्यान से देखिए, यानी दूसरे शब्द में ये बोल सकते हैं कि P और Q का, यानी P/Q का जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगा, वही कहलाएगा क्या, को प्राइम। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, एक नंबर ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है 60/75, ठीक है। ये क्या है, एक रेशनल नंबर है और ये अभी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। इसको हम क्या करते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो कैसे लिख सकते हैं, इसके लिए दो तरीका, या इसको काट पीट दें और इसको सबसे छोटा फॉर्म में लिख दें, या फिर दोनों का HCF निकालें और दोनों को आपको डिवाइड कर दें। तो देखिए, अगर हम इसको ऐसे करते हैं तो 15 4 जा 60 और 15 5 जा 75, यानी हो गया 4/5। अब इसके बाद हम इसको और काट नहीं सकते हैं, ठीक है, और कट नहीं कर सकते हैं। और इनका जब हम HCF फाइंड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो इस तरह के जो नंबर्स जब हो जाते हैं तो उसे ही हम लोग बोलते हैं कि वो क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो इसका ये मतलब हुआ कि जो √2 हमने P/Q माना है वो क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है, यानी वो जो P और Q होगा वो को प्राइम होगा, यानी उसके बाद हम उसको और फैक्टराइज नहीं कर सकते। वहाँ पर जो उनका कॉमन फैक्टर होगा वो क्या होगा, 1 होगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस क्वेश्चन को समझने के लिए कि ये P और Q को हम को प्राइम क्यों मानते हैं। हम इसलिए ही मानते हैं P और Q क्योंकि हम फर्दर जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमने तो ये माना है कि P और Q को प्राइम है, यानी इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा 1 के अलावा। लेकिन हम बाद में जाकर ये ला दें कि नहीं, P और Q का 1-2 और फैक्टर है। इसका ये मतलब है कि हमने जो माना था वो तो गलत माना था कि P और Q के को प्राइम है, ये बात गलत साबित हो जाएगी। तो वही करने के लिए हमने P और Q को क्या माना, को प्राइम माना, ठीक है। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये को प्राइम क्या होता है और सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है, यानी दोनों हम लिख सकते हैं, कोई भी चलेगा। अब शुरू करते हैं फाइनली इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। बहुत ध्यान से देखिएगा, अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने वाले हैं। तो जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इट इम्प्लाइज व्हाट, √2Q इज इक्वल टू P, ठीक है, इतना समझ में आया। अब हम करने वाले हैं इसका स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हम स्क्वायर करेंगे। देखिए इससे क्या मिलेगा हमको, इससे मिलेगा कि √2Q का अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, और P का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा। ये क्या कितना होगा, ये होगा 2Q² और ये होगा P²। अब देखिए बहुत ध्यान से, इस 2 को इधर लाइए तो Q² जो हो गया वो क्या हो गया, P²/2। अब थ्योरम याद करिए, यहाँ पर क्या है कि P² को अगर 2 से डिवाइड दिया जा रहा है तो ये पूरा डिविजिबल हो जा रहा है। पूरा डिविजिबल हुआ इसलिए ये कुछ दिया आपको, पूरा होगा तब ना ये इसके इक्वल होगा। तो इसका ये मतलब है कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 2 जो है 2 डिवाइड्स, बहुत ध्यान से देखिए, 2 डिवाइड्स P², बोलिए लिख सकते हैं, यानी 2 जो है P² को डिवाइड कर रहा है। इसलिए हमने थ्योरम में क्या पढ़ा था कि 2 जो है वो आपको किसको डिवाइड करेगा, वो P को भी डिवाइड करेगा। क्लियर हो गया, यानी 2 डिवाइड्स P²। जब हमने 2 से डिवाइड किया P² में तो कुछ ना कुछ आया, इसका मतलब है कि पूरा डिविजिबल है। तो थ्योरम हमने ये पढ़ा कि अगर 2 डिवाइड करता है P² को तो ऑब्वियस सी बात है कि 2 भी P को डिवाइड करेगा। अब अगर, बहुत ध्यान से देखिए, अब अगर 2 जो है, नाउ 2 जो है वो डिवाइड करेगा किसको, P को, यानी P/2। क्लियर है, डिवाइड करेगा तो कुछ और फिर देगा, तो मान लीजिए उसको C, लेट्स से हमने क्या बोल दिया कि P/2 जो है वो C के बराबर है। ऐसा क्यों बोला हमने, क्योंकि P जो है
2 से पूरी तरह से डिविजिबल है, तो जब डिविजिबल होगा तो कुछ ना कुछ देगा ही। ऑब्वियस सी बात है, देख लीजिए ना, 16 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 8 16 आता है ना, तो 8 आया यहाँ पर। उसी तरह P को जब हमने 2 से डिवाइड दिया तो हमारे पास आया C। बहुत अच्छे समझ में आ गई बात। चलिए अब क्या करते हैं, बहुत ध्यान से देखिए। अब हम क्या करने वाले हैं, इसको ऐसे लिखेंगे, P इज इक्वल टू 2 उधर जाएगा तो क्या होगा, 2C इंटू में हो जाएगा। ठीक, अब इस P के वैल्यू को हम पुट करने वाले हैं इक्वेशन 1। मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, इक्वेशन 1 है। इस इक्वेशन 1 में तो यहाँ पर लिख रहे हैं हम पुट P इज इक्वल टू 2C इन किधर, इक्वेशन 1। जब हम ऐसा करेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि √2Q जो है वो बराबर है किसके, बहुत ध्यान से देखिए, P की जगह पे हम क्या लिखने वाले हैं, 2C। यहाँ तक बात आई समझ में। अब फिर देखिए इसको हम करने वाले हैं फिर से दोनों तरफ स्क्वायर। फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करने पे क्या होगा, ये √2 खत्म हो जाएगा यानी 2 हो जाएगा ये, और Q स्क्वायर इज इक्वल टू 2 2 जा 4C स्क्वायर। आई बात समझ में। चलिए यहाँ से देखिए ये 2 2 खत्म हो जाएगा, अब 2 2 जा 4 हो जाएगा, यानी Q स्क्वायर जो आया वो क्या आ गया, वो आ गया 2C स्क्वायर। ठीक है, और ध्यान से देखिए यहाँ पर अब क्या करने वाले हैं हम लोग, अब क्या करने वाले हैं, इसको हम रफ कर रहे हैं, ये आपको समझ में आ गई होगी बात। चलिए अब ये हम कर रहे हैं कि ये Q स्क्वायर यहीं रहेगा, 2 जो है इधर मल्टीप्लिकेशन में, इधर इसको इधर लाइए, तो ये हो गया आपको Q स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू व्हाट, C स्क्वायर। अब बहुत ध्यान से देखिए यहाँ पे हमें क्या मिला, यहाँ पे ये मिला कि ये जो Q स्क्वायर है वो 2 से पूरी तरह से डिविजिबल है। तो जब 2 से पूरी तरह से डिविजिबल है इसलिए कुछ थर्ड आ रहा है, यहाँ पे C आ रहा है ना। चलिए तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर फिर वही थ्योरम यूज़ करेंगे कि 2 डिवाइड्स, बहुत ध्यान से देखिए, 2 डिवाइड्स Q स्क्वायर। 2 जो है वो किसको डिवाइड कर रहा है, Q स्क्वायर को, इसलिए 2 जो है वो किसको डिवाइड करेगा, 2 जो है वो डिवाइड करेगा आपको Q को भी। इसका ये मतलब हुआ कि अगेन हम ये लिख सकते हैं आपको कि C यानी Q को जब हमने 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास एक और नंबर आ गया, क्या, मान लीजिए D। लेट से हमने इसको भी बोल दिया कि मान लीजिए जब ये पूरा पूरा डिविजिबल होगा Q 2 से, तो इसका मतलब है कि हाँ कुछ ना कुछ तो आएगा ही, तो मान लीजिए कि D आ गया। अब देखिए बहुत ध्यान से, अब इस Q को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू D, ये ऊपर चला जाएगा। अब बहुत ध्यान से देखिए, जब हमने Q को लिखा तो ये 2D आ गया, और जब हमने यहाँ पर P को लिखा था तो 2C आया था। इसका ये मतलब हुआ P इज इक्वल टू 2C। तो अब याद करिए कि हमने P और Q को क्या माना था, हमने P और Q को माना था कोप्राइम्स, कोप्राइम माना था। और कोप्राइम का मतलब हुआ कि P और Q का जो फैक्टर होगा, कॉमन फैक्टर, वो 1 के अलावा कुछ भी नहीं होगा। ये क्लियर किया था क्योंकि कोप्राइम का मतलब भी वही है। लेकिन जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा Q का जो वैल्यू आया वो 2 इंटू D आया, यानी यहाँ पर 2 जो होगा वो इसका क्या होगा, फैक्टर होगा, और P का भी फैक्टर होगा 2। इसका ये मतलब हुआ कि P और Q का जो है वो 2 फैक्टर यहाँ पर मिल गया, 2 और 2, ये कॉमन फैक्टर हुआ। तो इसका ये मतलब हुआ कि हमने जो माना था कि P और Q जो है वो कोप्राइम है, वो तो गलत साबित हो गया। तो हम क्या करेंगे अब बहुत ध्यान से देखिए, इसका ये मतलब हुआ 10, हम लिख सकते हैं 10 और 2 इज कॉमन फैक्टर ऑफ व्हाट, A एंड B, यानी 2 जो है वो A और B का क्या है, कॉमन फैक्टर है। बट इसका ये मतलब हुआ, यहाँ पर फिर लिखने वाले हैं, बट इट कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट A and B have only one common factor, what, that is 1। यानी हमने
ये देखा कि 2 जो है वो कॉमन फैक्टर हो गया ए और बी का, लेकिन ये क्या हो रहा है, इट कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट ए एंड बी हैव ओनली वन कॉमन फैक्टर 1। यानी ये तो कंट्राडिक्ट कर रहा है इस बात का कि ए और बी का सिर्फ एक फैक्टर होता है वो 1, इसके अलावा तो नहीं होगा। तो इसका ये मतलब हुआ, ये कंट्राडिक्शन कहाँ से पैदा हुआ, ठीक है, इसको देखिए बहुत ध्यान से, ये कहाँ से आया, ये क्यों कंट्राडिक्ट हुआ, तो ये हमारे मानने की वजह से हुआ। हमने ये गलत माना था कि p√2 जो है वो p/q है। तो ये कहाँ से आया, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं द कंट्राडिक्शन arises because our assumption that √2 is a rational number। ये कंट्राडिक्शन कहाँ से क्यों उठा, कहाँ से आया, वो इसलिए आया क्योंकि हमारा जो अजम्पशन था √2 एक रेशनल नंबर है इसलिए। तो हेंस हम क्या लिख सकते हैं आखिरी में कि हेंस √2 इज एन इरेशनल नंबर। क्लियर है, समझ में आ गया होगा, इरेशनल नंबर। एक बार और हम इसको रिकॉल करते हैं, बहुत ध्यान से देखिए। क्वेश्चन था कि प्रूव दैट √2 इज इरेशनल, हमें इरेशनलिटी प्रूव करनी थी √2 की। तो यहाँ पर हमने जो मेथड इस्तेमाल किया, मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। आपको पता है कंट्राडिक्शन क्या होता है, हमने अभी बताया कि हम कोई चीज़ खुद से मानेंगे और उसी बात को गलत साबित कर देंगे, तो फिर ये मेथड जो होगा वो कहलाएगा मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। तो वही बोला हमने कि मान लिया कि √2 जो है वो रेशनल है, तो जब √2 रेशनल है तो उसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और वो p/q जो होगा वो किस में होगा, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा। ये भी बताया कि सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है, और ये भी बताया कि p और q को प्राइम्स क्या होता है, यानी को प्राइम और सिंपलेस्ट फॉर्म सेम है लगभग, हमने ये भी बताया। तो अब यहाँ से इसको सॉल्व किया तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, √2 को q में मल्टीप्लाई किया इज इक्वल टू p हो गया, और इसको दोनों तरफ स्क्वायर किया तो क्या हो गया, 2q² इजकल टू p², q² इजकल टू, जब 2 इधर आएगा तो p²/2। यहाँ पर हमने थ्योरम पढ़ा था कि इसका ये मतलब है कि 2 जो है पूरी तरह से p² को डिवाइड कर रहा है। तो थ्योरम में ये था कि जब 2 p² को डिवाइड करेगा, यानी कोई नंबर p² को डिवाइड करेगा, तो इसका मतलब है कि ये 2 जो है वो p को भी डिवाइड करेगा, ये थ्योरम में था। तो जब ये टू जो है p को डिवाइड करेगा, इसका ये मतलब है कि ये पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगा, तो कुछ ना कुछ नंबर देगा। मान लीजिए कि यहाँ पर c आया, जैसे हमने बोला भी था कि अगर 16 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 8 आता है, वैसा ही हुआ, तो यहाँ पर आ गया, मान लिया हमने। अब जब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो p = 2c आ गया, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, अब इस p के वैल्यू को हमने इसको इक्वेशन 1 माना और यहाँ पे पुट कर दिया। इससे ये फ़ायदा हुआ कि हमने यहाँ पर जब इसका स्क्वायर किया, इसको सॉल्व किया, तो Q का जो वैल्यू है वो आ गया 2 × d, यानी यहाँ पर इसमें भी हमने थ्योरम का इस्तेमाल किया और q/2 = d आया। यानी जब q पूरी तरह से q² पूरी तरह से डिविजिबल है 2 से, तो q भी 2 से डिविजिबल होगा, और जब दोनों डिविजिबल होगा एक दूसरे से, q 2 से डिविजिबल होगा तो कुछ ना कुछ नंबर आपको मिलेगा। तो हमने मान लिया उसको, ठीक है, d मान लिया। तो यहाँ से ये पता चला कि Q जो है उसको हम 2 × d लिख सकते हैं, और हमने P निकाला था 2 × c। तो यहाँ पर तो एक कंट्राडिक्ट कर रहा है ना, यही कंट्राडिक्ट कर रहा है कि हमने माना है कि P और Q को प्राइम है, दैट मीन्स कि इसका कोई भी फैक्टर नहीं होगा कॉमन फैक्टर एक के अलावा। लेकिन जब यहाँ हमने सॉल्व किया तो 2 आ गया कॉमन फैक्टर, दोनों में आया। तो इसका मतलब है कि ये इस फैक्ट को कंट्राडिक्ट कर रहा है कि आपको A और B का सिर्फ एक कॉमन फैक्टर होगा, ठीक है। और ये कंट्राडिक्शन कहाँ से आया, ये इसलिए आया क्योंकि हमने ये गलत माना था कि रेशनल नंबर √2 जो है वो एक रेशनल नंबर होता है, ठीक। तो फाइनली हमने यहाँ पर लिख दिया कि हेंस √2 इज एन इरेशनल नंबर। अब आप दुनिया के किसी भी इरेशनल नंबर्स की इरेशनलिटी आसानी से प्रूफ कर सकते हैं, चाहे वो आपको √3 हो, √5 हो, √7 हो, √8 हो, √6 हो। इनफैक्ट दुनिया का कोई भी इरेशनल नंबर आप आसानी से प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो एक टाइप का तो ये क्वेश्चन हो सकता है। अब दूसरे टाइप वाले जो क्वेश्चन है उस पर बढ़ते हैं कि उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे, फिर तीसरे टाइप को भी सॉल्व करेंगे। यानी जो भी टाइप्स इसमें हो सकती हैं सभी को आज हम सॉल्व करने वाले हैं।
दूसरे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। प्रूव दैट 5 माइनस रूट 2 इज इरेशनल। तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, यानी हमें ये प्रूव करना है कि 5 माइनस रूट 2 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर दो तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर सिर्फ इतना ही दे दे कि 5 माइनस रूट 2 को प्रूव करिए कि ये इरेशनल है, तो सबसे पहले आपको रूट 2 प्रूफ करना पड़ेगा कि रूट 2 जो है वो एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। उसके बाद फिर फर्दर आगे सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये दे दे क्वेश्चन में कि रूट 2 जो है वो ऑलरेडी प्रूव्ड है, यानी रूट 2 एक इरेशनल नंबर है, हम लोग भी जानते हैं, तो आपको बहुत आसानी से सिर्फ इस क्वेश्चन को ही सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लिया हमने अर्लियर ये बात प्रूव किया था कि रूट 2 जो है वो क्या है, एक इरेशनल है। तो मान लिया कि रूट 2 दिया हुआ है कि इरेशनल है, तब कैसे इसको प्रूव करते हैं। तो बहुत ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम वही मानेंगे, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड भी ही इसमें इस्तेमाल होगा। जैसे सबसे पहले हम मान रहे हैं लेट 5 माइनस रूट 2 इज रेशनल नंबर। हमने मान लिया कि 5 माइनस रूट 2 जो है वो क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो जैसे ही हमने ये बात माना कि ये रेशनल नंबर है, तो इसका ये मतलब है कि 5 माइनस रूट 2 को हम लिख सकते हैं किसके फॉर्म में, p अपॉन q के फॉर्म में। और ये p अपॉन q जो होगा सिंपलेस्ट फॉर्म होगा, कोई बात नहीं। चलिए, q जो होगा वो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता है, और p एंड q आर व्हाट, p एंड q आर को प्राइम्स, ठीक है। चलिए, यहाँ तक हमने कर दिया। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, बहुत ध्यान से देखिए, हमारे पास ये है 5 माइनस रूट 2 इज इक्वल टू p बाई क्यू। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें अर्लियर जो हमने क्वेश्चन किया था रूट 2 वाला, उससे बहुत आसान है। कैसे, देखिए, हम क्या कर रहे हैं, 5 को यहीं छोड़ रहे हैं, प्लस p बाई क्यू को इधर ला रहे हैं, तो क्या हो गया, p बाई क्यू माइनस p बाई क्यू। माइनस रूट 2 को इक्वल के उस साइड ले जाएंगे तो क्या होगा, ये हो गया रूट 2। इतना बात समझ में आ गया। अब बहुत ध्यान से देखिए, अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या होता है, q, और ये हो गया आपको 5q माइनस p, और ये किसके इक्वल हो गया, रूट 2 के इक्वल हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है, इस कंडीशन के हिसाब से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो चूंकि यहाँ पर q और p जो है वो इंटीजर है, तो इंटीजर को जब हम सॉल्व करते हैं, यानी रेशनल को रेशनल में जोड़ते हैं, सपरेट करते हैं, तो हमेशा क्या आता है, रेशनल नंबर आता है। यानी जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, ये रेशनल आएगा। आप चेक कर सकते हैं, ये रेशनल नंबर आएगा। तो इसके हिसाब से रूट 2 भी है, वो क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। इसका मतलब यही हुआ ना कि ये रेशनल नंबर है, तो जब इसके इक्वल रूट 2 है तो रूट 2 भी रेशनल नंबर हो गया। बट ये बात दिया हुआ है और हमने ऑलरेडी प्रूफ किया हुआ है कि रूट 2 जो है वो क्या है, इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पर अब कंट्राडिक्शन आ गया कि हमने तो प्रूफ किया हुआ है और दिया भी हुआ है कि रूट 2 जो है वो क्या है, वो इरेशनल है, और एक इरेशनल रेशनल नंबर के बराबर कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। इसका ये मतलब हुआ कि इट लुक्स लाइक, या फिर इट कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट व्हाट, रूट 2 इज इरेशनल। यहाँ पर ये क्या हो रहा है, कंट्राडिक्ट कर रहा है। और ये कंट्राडिक्शन आया कहाँ से, देखिए बहुत ध्यान से, कंट्राडिक्शन arises because of our wrong assumption। ये कहाँ से आया, हमने wrong assume कर लिया था, wrong assumption that 5 माइनस रूट 2 इज रेशनल। हमने ये गलत मान लिया था कि 5 माइनस रूट 2 जो है वो क्या है, रेशनल है। तो इसका क्या मतलब हुआ, हेंस हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 5 माइनस रूट 2 जो है वो क्या है, इज़ एन इरेशनल। क्लियर हो गया। तो ये बहुत आसान है। इस सिचुएशन में जब भी क्वेश्चन आएगा तो इसको ऐसे ही सॉल्व कर देंगे, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझनी है कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमेशा क्या आएगा, रेशनल नंबर ही आएगा। चेक कर सकते हैं।
5, क्यू की जगह पे मान लीजिए 1 रख लिया हमने, पी की जगह पे 2 रख लिया, रख सकते हैं क्योंकि इंटीजर है, इक्वल टू क्यू, क्यू क्या रखा था, क्यू हमने रखा था 1, या फिर क्यू को ही 2 रख लीजिए और इसको 1 रख लीजिए, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो 10 - 1/2 9/2, 9/2 क्या है, रेशनल नंबर नहीं है। तो इस तरह से रेशनल नंबर एक इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो रहा था, नहीं हो सकता है। इसका ये मतलब हुआ कि हमारा जो फैक्ट है कि √2 जो है इरेशनल नंबर है, इस पर कंट्राडिक्शन हो रहा है। तो ये कंट्राडिक्शन इसलिए आया क्योंकि हमने अपना जो अजम्पशन था वो गलत माना था। हमारा ये मानना था कि 5 - √2 जो है वो एक रेशनल नंबर है, जो बिल्कुल गलत था। इसलिए हमने ये बोल दिया कि नहीं, 5 - √2 जो है वो क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, एक टाइप का और क्वेश्चन है, उसको भी सॉल्व करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, चलिए मान लेते हैं कि प्रूव दैट 5√2, बहुत ध्यान से देखिए, इसको भी हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहीं पे क्या क्वेश्चन हो सकता है कि प्रूव दैट 5√2 इज इरेशनल। प्रूफ करिए कि 5√2 जो है वो क्या है, इरेशनल नंबर है। तो सेम वही कहानी इसके साथ भी करेंगे। क्या करेंगे कि मान लेंगे कंट्राडिक्शन मेथड के हिसाब से, लेट 5√2 इज रेशनल नंबर। तो जैसे ही रेशनल नंबर माना हमने, वैसे ही इसका क्या मतलब हुआ कि हम 5√2 को लिख सकते हैं P/Q के फॉर्म में, बिल्कुल लिख सकते हैं, वेयर Q जो होगा वो कभी भी 0 नहीं होगा एंड P एंड Q आर कोप्राइम्स। कोप्राइम यानी P और Q जो होगा हमेशा क्या होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, बहुत ध्यान से देखिए। अब अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो देखिए कैसे कर सकते हैं। √2 को हम यहीं छोड़ रहे हैं और ये 5 मल्टीप्लिकेशन में बॉर्डर उस पार जाएगा तो क्या होगा, ये हो गया आपको 5Q। ठीक है, अब देखिए फिर वही बात हुई कि जब हम इस टर्म को सॉल्व करेंगे तो चूंकि ये P और Q इंटीजर्स हैं तो रेशनल नंबर ही आएगा। ये क्या आएगा, ये हमेशा आपको रेशनल नंबर ही आएगा। चेक कर सकते हैं, मान लीजिए कि P हमने 1 रखा और Q हमने 2 रखा, तो P 1/5 2 जा 10, 1/10, क्या 1/2 रेशनल नंबर नहीं है, ऑफकोर्स है। तो अब देखिए यहाँ पर कंट्राडिक्शन आ गया ये कि एक रेशनल नंबर कैसे एक इरेशनल नंबर के इक्वल हो सकता है। तो यहाँ पर फिर कंट्राडिक्शन आया, तो फिर हम वही चीज़ लिखेंगे कि इट कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट, इट कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट व्हाट √2 इज इरेशनल। ये इस बात से कंट्राडिक्शन हो रही है कि √2 जो है कि रेशनल है। यहाँ पर तो रेशनल नंबर आ गया, रेशनल नंबर कभी भी इरेशनल नंबर के इक्वल हो ही नहीं सकता है। तो ये आया कैसे, ये क्यों ऐसा हुआ, ये हमारे गलत मानने की वजह से आया। तो हम लिख सकते हैं कि कंट्राडिक्शन, फिर वही वाला बात, ये वाला बात हम आसानी से लिख सकते हैं कि कंट्राडिक्शन अराइजेज बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अजम्पशन दैट 5√2 इज रेशनल, हेंस 5√2 इज क्या है, हेंस 5√2 इज एन इरेशनल। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को बच्चे अक्सर रट लेते हैं, लेकिन रटना नहीं है, बस बात समझनी है और 1-2 लाइन नीचे इंग्लिश लिखनी है, आपको बहुत अच्छे से उसको लिख लेना है। ठीक है, बस आई होप आपको ये पूरा इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप आसानी से जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अब अगली वीडियो में हम मिलेंगे एक्सरसाइज 1.3 के फुल सॉल्यूशन के।